सवाल ऐसा ज़मीन नहीं मिलेगी, ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको पांव धरने के लिए कोई सरकारी ज़मीन के अलावा जगह नहीं मिलेगी। जैसे आबादी बढ़ रही है तो इसलिए ये चीज़ें आप EIA रिपोर्ट में जोड़िए। और आज मैं पुरजोर मांग करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये रिपोर्ट ठीक तर्कसंगत नहीं है, इसका सभी लोग विरोध करते हैं, अच्छी रिपोर्ट रखी जाए। जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य की क्या, पशु वनों के बारे में, लोगों की फसलें खराब होगी, पानी के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप कहिए जनाब, जो आपके बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं कि एक पंप हाउस बनाना पड़ेगा और लोगों को पीने का पानी देना पड़ेगा। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक पंप ऑपरेटर आपका रहेगा और पानी आपको देना पड़ेगा। पैसा अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2% पैसा उन पर खर्च करो। और ये लाडा का पैसा भी हमारी मांग है कि लाडा का पैसा भी गांव की कमेटियों, गांव की हर गांव की छोटी छोटी कमेटियां बने 15-15 परिवार की, उनको लाडा का पैसा आना चाहिए। वहाँ ऐसा एक माइक्रो प्लानिंग बननी चाहिए कि हर जगह बननी चाहिए, तो ताकि वो अच्छा खर्च हो। या लाडा के पैसे का भी होने के बाद में आ जाएगा जी सड़क बन गई। हमको सड़क नहीं चाहिए, दंगा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पुल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको अपना सुंदर जीवन चाहिए, हमें खाने के लिए फल फ्रूट चाहिए। आप हमें पानी दे दो, पानी हमारी सबसे ज़रूरत है। हम अपने खेतों में बढ़िया सब्जियां उगाएंगे और फल उगाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ जीवन है। तो ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज मेरी समझ में मैं लिख करके भी माननीय SDM साहब को दे रहा हूँ कि ये जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और अगर आप पिछले लोग आप अपने विचार रखो, ऐसे नहीं होगा चुप बैठने से। और ये आपने इसमें क्लियर करना चाहिए था शायद, क्या ये जन सुनवाई पूरे सराण पंचायत की, अपने वन पंचायत के तमाम लोगों की है या कि प्रभावित गांव की है? अगर प्रभावित गांव की है तो तब तो इतने लोगों के आने की ज़रूरत ही नहीं है। तब तो कोर्ट में तो हमारे 5 आदमी रहते हैं, उस गांव में रहते नहीं हैं। 2 घर टाइप में है वहाँ, फिरनू में हमारे 200-250 परिवार रहता है। तो ये चीज़ें तय होनी चाहिए, तब हम आपसे वैसी डिमांड करेंगे ना। पहले हम तो पूरे 84 के लिए बोलेंगे कि सारे 84 पीने का पानी दो, आप थोड़ी देंगे। आपके पास क्या प्रावधान है? वैसे तो मेरी समझ में वो प्रभावित परिवार और प्रभावित क्षेत्र, वो प्रभावित परिवार हुए, प्रभावित क्षेत्र में पूरी पंचायतें दोनों आ जाती है, या उस लेवल पे तो है ही है 6000 की हाइट तक, जहाँ तक कि आपका ये गैस ऊपर जाएगा। ऐसा मैं समझता हूँ साथियों। और अगली बात जो है आप बढ़िया EIA रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट लाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके साथ ही आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से आला अधिकारी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली हमारे गांव में जो आपकी हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस आती है मेडिसिन वाली, तो वो नहीं आती है, उन्हें हमारे गांव का रास्ता ही नहीं मिलता है। मैम नहीं आते हैं हमारे गांव पे, नहीं आते हैं। मैं तब ये अभी मुझे ध्यान आया, मैं पहुंच छूट गया था। की बात कर रहा हूँ, क्या महीने में नहीं हमारे फिर में तो आते हैं, वो तो लगता वो यहाँ से 1 किलोमीटर तो 200 मीटर जाने को ऊपर है। शायद वहाँ से मतलब इसमें के मुख्य अतिथि SDM महोदय करसोग श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, उनके साथ SGML से रिटायर्ड अरविंद्र महाजन जी, और अपने ग्राम पंचायत तेबन के प्रधान श्री धर्म सिंह जी, और अपने उप प्रधान श्री कौदराम जी, हमारी सराण पंचायत के उप प्रधान बिशन सिंह जी, और मैं आप सभी का यहाँ जन सुनवाई में स्वागत करता हूँ। महोदय, बहुत सारी बातें रखी गई यहाँ पे, चौहान जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। इसमें से एक बात जो अभी बताई है कि जो अपने इनकी जो मेडिकल की गाड़ी आती है, सिर्फ अभी इसने अभी तक फिरनों का कभी मुंह भी नहीं देखा होगा, ये बात काफ़ी पहले से थी। और दूसरा जो EIA में बात रखी गई है, इसमें सर हमारे जितने भी नाज, फिरनू और ये जो एरिया आता है, इसमें कितने युवक मंडल है, कितने महिला मंडल है, इनकी भी कोई बात नहीं रखी गई है। और हमारे स्कूल के बारे में, उसमें कोई अपना बैठने की कोई स्थिति या अपना कुछ पानी पीने का, और इसमें ये चीज़ भी नहीं रखी गई है। और जो फॉरेस्ट की लैंड जो लगी है, सिर्फ इसकी जो CA की लैंड है, ये हमारे ही जो सराण पंचायत की हो,
उस सीमेसरन के सीए की लैंड दी जाए, ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाए कि यहाँ से आगे बाहर ना दी जाए कहीं। ये भी चीज़ें होनी चाहिए थी। बस सर इतना कर रहे हैं, धन्यवाद। SJVNL के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रधान, यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी, मेरे बहनों और भाइयों, बहुत सारी बातें हो गई है, कुछ मैं अलग से उसको रिपीट नहीं करूँगा, पर कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मुझे मेरे मन में हैं और कुछ अनुभव के आधार पर हैं। तो ये तो जो SIA रिपोर्ट जो है, जो एक समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, उससे निपटने के लिए इस परियोजना के अंदर क्या प्रावधान होंगे, वो तो सब उसके अंदर होना चाहिए था। खैर वो सब ने चर्चा कर दी कि ठीक नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और धोखा भी हुआ है शायद, क्योंकि लोग अगर जागरूक ना होते तो शायद ये पास भी हो जाती। और मुझे मैं कहूँ कि मैं तो जो मुझे पता चला 4 दिन पहले, तो मैं उदयपुर था राजस्थान में, वहाँ पता चला कि ये है, तो मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया कि भेजो क्या है वो चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसके बाद तुरंत मैंने नेट ऑन किया और देखा कि कहाँ है वो रिपोर्ट। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट थी और 2 रात लगातार बैठ करके उसमें से फिर वो पॉइंट निकाले कि क्या मेरे इलाके के लोगों के भले के लिए उसके अंदर क्या क्या है कि नहीं है। तो तब हम लोग कल कुछ आपत्ति रख दी थी और वो सबमिट कर दी गई है। मेरे थोड़े से कुछ अलग जैसे सवाल भी है इसके बीच में। जो SJVNL के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो सब लोग कल रिटायर्ड होंगे तो घर ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसी में तो नहीं रहने वाले। और हो सकता है कि देखो जो विकास है वो कुछ उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। बहुत तरह का, पहले घटनाएं बहुत होती थी, अब नहीं होती है। पहले गाड़ी में ट्रैक्टर बना तो पहले जो ट्रक ड्राइवर थे तो 2 स्टेरिंग घुमाते थे, अब उंगली से घूमता है। तो मुझे ये लगता है कि क्या ये जो एंटी नेचर काम हो रहा है इसमें भी कोई सुधार होने की गुंजाइश है कि नहीं। हमारे यहाँ पर इंजीनियर लोग हैं बहुत सारे, अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि क्या ऐसा हो जिससे कि ना हॉस्पिटल खोलना पड़े। अरे हॉस्पिटल क्यों खोलना है हमें? मैं हो सकता है आप नाराज़ ना होना, कि बीमार ही नहीं होना हमने। हम हॉस्पिटल खोल देंगे तो मैं आपको बात बताऊँ, मैं अभी पंजाब था, बठिंडा ज़िला में, मैंने 3 महीना स्टडी किया पूरा, तो कैंसर ट्रेन जा रही है वहाँ से। अब जा करके देश में क्रांति आई, अरे अब नेचुरल फार्मिंग करो, तो तब तो विकास का भी तो ना सारा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ। और मैं 15 साल से कर रहा हूँ ऑर्गेनिक, तो मेरे को यूनिवर्सिटी में भी ये बोलते थे कि अरे साहब अपना ये फीस ले लो, दस्तखत करो, एक किसी ने नहीं करना जहर मुक्त खेती। आज हो रही है। आज कुल्लू के अंदर सेब वालों को उनको फर्स्ट प्राइज़ दी जाती शहर के अंदर। हम लोगों ने जहाँ 4 साल से मैं जिन फार्मरों को वो तकनीक बता रहा हूँ कि सेब में कुछ डालना ही नहीं है भाई, केमिकल तो डालना ही नहीं है, खाद कोई नहीं डालनी। जो धरती है वो अथाह सागर है, उसमें सारी तत्व है। उसमें हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको तो 16 तत्वों का पता चला, अभी तो बहुत सारे तत्व हैं उसमें जिसका पता ही नहीं है अभी। तो प्रकृति में वो सब चीज़ें हैं। तो तुम्हारा ही सेब क्यों सूख रहा है? जंगल में तो एक झाड़ी भी नहीं सूखती, तो तुमने कुछ गड़बड़ किया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ज़मीन की कीमत की बात हुई वो तय नहीं हुई है, हुई होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि कोई परियोजना जब आती, मैं पूरा हिंदुस्तान और मैं बाहर भी जाता हूँ देशों में, कोई परियोजना जहाँ आई उसका प्रकृति और मानव पर बुरा असर अवश्य पड़ा है। आज ये हालात है, शिमला हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ के जो सीनियर हैं डॉक्टर झोपटा जी, मेरे अच्छे मित्र हैं, ये कह रहे थे कि अब तो इतनी संख्या बढ़ गई कि अब जो मरीज है ना वो सड़कों में होंगे, अंदर जगह नहीं रही। 2-2, 3-3 मरीज एक बेड पर है। कारण है हमारा विकास, जिसको हम विकास कह रहे हैं ना, वो विकास नहीं है, वो अनसाइंटिफिक ढंग से हो रहा है वो विकास। हम जहर खा रहे हैं, हम जो हवा ले रहे हैं वो भी जहर है। तो मैं इसलिए ये बात कही कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो धूल बिल्कुल ना उड़े। धूल सबसे बड़ा दुश्मन है मानव का। पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धूल नहीं उड़ेगी, बीमार होने ही नहीं आदमी। मेरे ये भांजे लगते हैं, मैं इनको 20 बार बोलते हैं छिक्कू मत लगाओ, ये और ज़्यादा दुश्मन है। मैंने इस पर स्टडी किया बहुत ज़्यादा, सीधा फेफड़े में असर करता हो सारा, आधे फेफड़े सड़ गए आदमी के, ये हालत हो गई है। तो शायद ये अलग तरह की बातें हैं। मेरा इसमें यही बात है, एक मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारे उपमंडलाधिकारी नागरिक है, मेरा 30 साल का अनुभव है समाज सेवा का। मैंने शायद जिस तरह से इन्होंने कल बात रखी और लोगों की बात को सुन रहे हैं एक अधिकारी, मैंने जीवन में पहली बार देखा ऐसे अधिकारी।
और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के लोग हैं। और मैं एक बात कहूँ कि बहुत मतलब कि लोग बहुत वैज्ञानिक हैं। जिस आदमी ने घराट बनाया उसने पीएचडी नहीं की थी। आज के हमारे वैज्ञानिक जो टरबाइन घुमा रहे हैं ना, वो उससे नुकसान हो रहा है। आप बिल्कुल इस बात को समझें। अभी मेरे एक साथी बता रहे थे कि 50,000 चक्कियाँ हिंदुस्तान से अमेरिका वालों ने मंगाई। वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये खानी पड़ेगा मोटा मोटा, और ये जो पत्थर से ऐसे धीरे स्पीड में जो डाला जाएगा उससे लीवर खराब नहीं होगा। तो वहाँ सुधर रहे हैं, यहाँ तो बिगड़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है अभी। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये था इसमें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि परियोजना आती है तो नुकसान तो होने ही होने हैं, क्योंकि उसका बढ़िया ढंग से उसका नहीं होता है प्रबंध। और झील की बात आई, मैंने इस पर बहुत स्टडी किया हुआ। झील जब झील बनेगी तो बायोमास सड़ेगा, मतलब घा पाँच बोल हम अपनी भाषा में, वो जब उसमें जाएगा तो उससे एक गैस तैयार होती है जिसको मीथेन गैस बोलते हैं। और मीथेन गैस जब हमारे एनवायरनमेंट में घूमती है जो, तो वो आदमी की शरीर में कहाँ कहाँ डिफेक्ट करेगी हमें नहीं मालूम। आज हम 50 साल तक स्वस्थ नहीं जी पा रहे हैं। मेरे पिताजी 92 ईयर्स ओल्ड है, आज भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो 50 साल में हाँफने लग गए, बीपी शुगर सब कुछ हो गया। तो ये वजह सारा है जो हम लोग गलत खान पान और ये सब हो रहा है। और झील बनने के वो नुकसान हैं, उसको कैसे रोका जाए। मेरा ऐसे JVNL के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप भी स्टडी करें इन सब चीज़ों में, और ये सब नहीं होना चाहिए। और चौहान साहब ने कहा कि बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं तो थोड़ा सा अलग से सोच रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो रन ऑफ द रिवर है। मुझे कई बार सपने में भी मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑफ है ये दो तरह का है, एक है OF, एक है OFF। तो ये जो रन ऑफ है ये मुझे लग रहा है OFF वाला हो रहा है। जो रन ऑफ द रिवर है, हमारी नदी बह रही है, हम यहाँ टरबाइन फिट करेंगे, इधर और इधर बहुत सारी संकरी जगह है, कई जगह पर दोनों जगह टरबाइन फिट करेंगे। नदी का जो स्तर है वो अगर ऊपर चढ़ता है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और घूमेगा, बिजली पैदा होगी। और जैसे ही डाउन आएगा तो नीचे जाएगा, तो वो भी घूम रहा है। तो जगह जो है ना वो रन ऑफ, बहते हुए पानी में आपको बिजली तैयार करनी है। तो मेरा सुझाव है इस पर आप लोग जरूर स्टडी करिए। बहुत सारे बाहर जो लोग सुधर गए हैं, जो लोग बहुत आगे निकल गए हैं इस विकास की प्रक्रिया में, जिन्होंने ये विकास से विनाश झेल लिया है, वो वहाँ पहुँच गए हैं और एक शुद्ध विकास वो लोग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। महोदय, मैं खास करके SDM साहब को ये कहूँगा कि सुबह से मैं बहुत परेशान था, मुझे जल्दी आना था। मेरे गांव के सामने एक क्रश लगा हुआ है जिन्होंने यहाँ तक अति दला दी हुई है। मैंने 1100 पर फ़ोन किया था तो वहाँ से इंक्वायरी हुई तो यहाँ पूछा किसको, जो 3 किलोमीटर दूर के हैं। आज सुबह मैंने फ़ोटो लिया, अगर आपको दिखाऊँ आप हैरान हो जाएंगे। इतनी धूल वहाँ स्कूल के बच्चों के लिए आई जिसका कोई हिसाब नहीं है। मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बोलते हैं कोई धूल नहीं है, कोई शोर नहीं है। अब आप बताओ कहाँ क्या करेंगे हम लोग। मेरा तो BP चले जाता है उस तरह से, फिर 100-180 में, तो मैं तो मर ही जाऊँगा एक दिन सोचते सोचते। फिर शायद दूसरा कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक और है बहुत भयंकर समस्या इसी बीच में कि जो कंपनी के साथी हैं, ये भी है तो ये सरकारी लोग हैं सारे, प्राइवेट नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन भी आएगी और ट्रांसमिशन लाइन पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके जो बुरे प्रभाव हैं, उससे जो हमारा बॉडी में उसके जो बुरे प्रभाव पड़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन, मेरे गांव होते हुए एक लाइन आ रही थी आपकी शायद नीरत वाली, तो मैंने उस भाई साहब को बहुत मैंने डांटा भी उसको कि आप इंजीनियर हैं ना, आपको मालूम है हम मर जाएंगे इससे। ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से जहाँ से जा रही है, ये खुली तार है और इसके कितने बुरे प्रभाव हैं। हमारे जीव जंतु का इससे बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, मानव जीवन पर इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। इसका क्यों कर रहे हो ऐसा अनसाइंटिफिक काम, क्यों कर रहे हो ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि आदमी मर जाएगा कल। क्या फ़ायदा उन इतने सारे फ्लाइट्स, दिल्ली से हर 5 मिनट में फ्लाइट जाती है ना। और नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं जहाँ था दिल्ली में एक जगह रुका हुआ अभी आते आते, तो वो कह रहा है मेरा लीवर भी ख़राब, मेरा किडनी भी एक ख़राब, मेरा भी कोई BP भी है और मेरे को शुगर है। मैंने बोला जहर खा मर जा, और कोई लाज क्यों। हर 5 मिनट में उसके छत के ऊपर से जा रहा है जहाज, वो है विकास। और सारा सब वो शोर उतना ही शोर है।
मतलब क्या हालात हो गया है, हमें सुधरना पड़ेगा। और नहीं तो शायद ये सिलसिला चलता ही जाएगा और हम लोग को अच्छा तो नहीं होने वाला इस तरह से। तो मैं अंत में एक बार पुनः आप सब लोगों का, जिन्होंने मेरी बात को सुना, हम लोग गहराई से सोचें। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, सब आप लोग भाई हैं हमारे। आप बैठ करके हमारा भी सुझाव लें, सब लोग मिल बैठ करके कुछ योजना बने। सरकार भी सुनने वाली होती है, वो भी सुनती है। पर ऐसा ना करें कि एक दूसरे से हम लोग छलावा करें कि चुपचाप मुझे तो अपनी नौकरी बचानी है। क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने बोला था, बोला रोजी रोटी का सवाल है। तो मैंने बोला मेरे भी तो बच्चे पोते जीने, वहाँ मेरे तो रोजी रोटी का सवाल है। तो हमारी ज़मीन ही चल जाएगी तो फिर क्या करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा बोला। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक्स चेयरमैन भी हूँ और अभी महिला मंडल की प्रधान भी हूँ। सबसे मेरे गुजारिश है एसडीएम साहब से कि हमें 2 महीने होते हैं पानी आके, 2 महीने के बाद पानी मिलता है। और पंचायत में भी हमने कितनी बार बोल दिया है, तो ना कोई सुनवाई कर रहा है और ना हमें कोई मैसेज मिलता है कि जब ऐसी मीटिंग होती है महिलाओं को मैसेज दिया जाए ताकि महिलाएं अपनी समस्या रखें। और महिला जितनी भी है, ना तो किसी को कोई सुविधा मिल रही, ना कोई प्रावधान दिया। और कूड़ेदान के लिए हमने 10 बार प्रधान को बोला पंचायत में जाके, अभी तक वो कूड़ेदान बने नहीं। और कूड़ा देखो नाले में हमने कितना इकट्ठा करती है महिला, और महिलाओं के लिए कोई फ़ायदा नहीं देती। चलो ये हमारी गुजारिश है। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले पानी का प्रावधान हो जाए। और वहाँ जो काम चला है, सड़क का काम चला है 53 में, तो वहाँ जो कलबट लगाए गए उस कलबट को देखा जाए तो उसमें कभी भी डंगर या बच्चा जा सकता है, उसका मौका करवाया जाए। आप लोग सुनवाई करें, ना करते हैं तो फिर हम आगे जाके लड़ेंगे। महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं पीछे रहे और महिलाओं की कोई गौर नहीं होगी। ये सबसे पहले महिलाओं की सुनो ताकि भी महिला आगे निकले। धन्यवाद, यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। के जन सुनवाई में हमारे लोहरी स्टेज 2 जैसा भी सभी लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए, तो इसका एक फर्स्ट फेज है ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये टाइम बाउंड मैनर होता है। ये ज़रूर है कि हिपा द्वारा ये पब्लिकली मैं कहता हूँ कि ये कुछ इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है, सही ढंग से नहीं बनी है। पर हम चाहते हैं लार्जर इंटरेस्ट में सभी लोग ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए। सभी लोग यही चाहते हैं, कोई ऐसा भी है कि नहीं चाहता है, सभी लोग चाहते हैं। पर सभी लोगों की ओर से मैं भी यही बात बोलता हूँ कि जो भी आपके ऑब्जेक्शन है, जो भी आपके सुझाव है, वो उस SIA रिपोर्ट में आ जाने चाहिए। और ये मैं बोलता हूँ कि तब तक हम SIA रिपोर्ट को फाइनल नहीं मानेंगे जब तक ये सुझाव इसमें नहीं आते हैं। बाकी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो R&R प्लान बनेगा, हमारा नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर और R&R प्लान के लिए अलग अलग पावर्स जो ऑफिसर्स अथोराइज हो गए यूज करने के लिए। तो उसमें R&R जो प्लान होता है भारत सरकार का नोटिफाइड है 2003 का, 2007 का। उसके आधार पर लोगों के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगी। किसकी ज़मीन जाएगी, किसको कितना क्या मिलेगा, क्या क्या हमारी चीज़ सबमर्ज होगी, उसके बदले में प्रोजेक्ट अथॉरिटी क्या क्या यहाँ पर बनाएगी, क्या क्या काम करेगी। यदि कोई R&R से आपका कोई आया हुआ तो थोड़ा सा मैडम आप बता दें। लोगों का थोड़ा एक बीच में नाज में भी आया, यहाँ पर भी लोगों का थोड़ा ये था। एक तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, ये थोड़ा अलग होगा, इसकी अलग स्टडी होगी। और इसके बाद जो R&R प्लान बनता है, क्या क्या यहाँ पर रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा, उसके बारे में मैडम थोड़ा बताएंगे। तो पर यहाँ पर पेशेंटली सभी लोगों का सही ढंग से अपनी बात रखने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि
विकास होना चाहिए, पर और इसके लिए हर व्यक्ति को आगे भी आना चाहिए, पर वो किसी के हक के इसमें नहीं होना चाहिए, किसी के हक मार के नहीं होना चाहिए, किसी के हक अधिकार और जो उसकी आजीविका है उसको छीन के नहीं होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली हो और जो लोगों के सुझाव इसमें आए। इसके साथ साथ आप सभी का धन्यवाद। को R&R प्लान के बारे में बताऊं कि R&R प्लान जो R&R प्लान बनेगा या भू अर्जन होगा वो किस अधिनियम के तहत होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस अधिनियम का नाम ही है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इसमें पहली बात की 3 चीज़ें बताई गई हैं। राइट टू फेयर कंपनसेशन मीन्स हर आदमी को उचित प्रतिकर पाने का अधिकार है। दूसरा कि लैंड एक्विजिशन में पारदर्शिता बरती जाएगी। और तीसरा R&R प्लान। तो इन तीनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके 2013 में एक एक्ट लागू हुआ जो एक एक्ट 2014 से लागू हुआ। इसमें बताया हुआ है कि जो भी इनको कंपनसेशन दिया जाएगा वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स यहाँ के केस में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो भी निर्धारित करेगी मुआवजा उसके आधार पे मुआवजा दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा। और इसमें जो है जहाँ पे कि लोग पूछ रहे थे कि R&R प्लान, तो इसके बारे में विस्थापन के लिए भी इसमें दिया हुआ है कि विस्थापित होंगे तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो उसमें है कि विस्थापन की दशा में उनको कंपनसेशन के अतिरिक्त जो ये बेनिफिट्स हैं R&R बेनिफिट्स वो कंपनसेशन के अतिरिक्त हैं। तो उसमें विस्थापन की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी का मकान एक्वायर किया जाता है या वंचित किया जाता है तो उसमें उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमानुसार एक निर्मित मकान बना के देना है। और उसके बाद ये उन लोगों को भी बेनिफिट दिया जाएगा जिनके की प्रभावित क्षेत्र में अधिसूचना की तारीख से जिनकी रिहायश अवधि कम से कम लगातार 3 वर्ष की हो और ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया जिनका मकान यहाँ पे होगा। और अगर ये कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई परिवार मकान नहीं लेना चाहता है तो उसको मकान के बदले बराबर का खर्चा दिया जाएगा। और अर्जन से प्रभावित, ये तो नॉर्मली है इसकी, अर्जन से प्रभावित एक परिवार को एक मकान दिया जाएगा और संयुक्त रूप में वो होगा मकान का आवंटन पति और पत्नी दोनों के। और रोजगार के संबंध में कि रोजगार जो है वार्षिकी और नियोजन का भी इसमें दिया गया है प्रावधान। तो हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार जो है जो प्रावधान किया गया है कि जहाँ भी परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ पर उनको समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को जो है रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। और या इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जहाँ परियोजना का काम होगा वहाँ पे उनको रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। दूसरा, अगर वो नहीं करना चाहता है तो प्रति प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। जैसे जिन परिवारों में अगर कोई नहीं है तो वो 5 लाख रुपए ले सकता है। या फिर उसमें है कि वार्षिकी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी है जिसमें कि 20 वर्ष तक प्रभावित परिवार को कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ये 3 ऑप्शन है इस एक्ट में बताए गए हैं। और विस्थापित परिवारों के लिए 1 वर्ष की अवधि तक सब्सिस्टेंस ग्रांट जीवन निर्वाह अनुदान है जिसमें उनको प्रत्येक विस्थापित प्रभावित परिवार को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है जिससे कि 36,000 रुपये हैं। और जो SC और ST हैं इसके अलावा मतलब ये जो 36,000 हैं इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 50,000 रुपीज़ का एक और रकम प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अब जो लोग विस्थापित होंगे उनको पुनर्व्यवस्थापन भत्ता का भी है। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये का एक मुश्त पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। ये सब इस एक्ट में लिखा हुआ है। और विस्थापित परिवारों को जो है अपना घरेलू भवन सामग्री शिफ्ट करने के लिए उनको 25,000 रुपये की 50,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का भी है कि वो अपना सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो जिनका पशु बाड़ा है, कैटल शेड है या दुकानदार हैं तो उनको प्रति प्रभावित परिवार को 25,000 रुपये पशु बाड़ा या दुकान के लिए दिए जाने का प्रावधान है। अब जो यहाँ पे कारीगर है या आर्टिज़न है या कारपेंटर है अगर यहाँ पे हैं तो उनको जो है
प्रत्येक कारीगर, व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास कोई औद्योगिक संस्थागत ढांचा है उनको 25,000 रुपये एक मुश्त रकम प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और हिमाचल प्रदेश अब यहाँ पे एक जलाशय बनेगा, तो उसमें भी है जो एक्ट में लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के निर्देशानुसार। तो यहाँ पे हमारे केस में हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश द्वारा विनिर्देशित नियमानुसार जल विद्युत परियोजनाओं में जो भी जलाशय बनेगा उसमें मछली पकड़ने का जो है अधिकार जो है, अनुमति दिए जाने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है कि वो दिया जा सकता है। स्टैम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क जो मकान का है, रजिस्ट्रीकरण फीस या जो वो है वो परियोजना विकासक ही ग्रहण कर, परियोजना विकासक द्वारा वहन किया जाएगा। और जो भी मकान दिए जाएंगे वो सभी भार से मुक्त होंगे, और ये दोनों ही पति पत्नी के नाम में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके बाद जो है कि विस्थापित परिवारों में पुनर्व्यवस्थापन के लिए सुविधाएं, अगर कॉलोनी बड़ी है, 100 लोग हैं तो वहाँ पे रोड बनाना है, ये जो भी भारत सरकार के नियम है वो कॉलोनी में लागू होंगे। जैसे 50 घर हैं तो चौपाल बनाना है, या 100 घर हैं तो कम्युनिटी हॉल बनाना है, तो ये जो भी भारत सरकार के नियम है वो लागू होंगे इस कॉलोनी बनाने में। और ये जो है इसके बाद है, इसके बाद मैं आप लोगों को ये एसडीएम साहब से थोड़ा अनुमति चाहूँगी कि इसके अतिरिक्त भी, ये तो भारत सरकार के अधिनियम है जो राइट टू फेयर कंपनसेशन में लिखा हुआ है 2013 वाले एक्ट में, इसके अतिरिक्त भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ और कुछ नोटिफिकेशन जारी की हैं जिससे कि उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो अगर अनुमति होगी तो मैं उनके साथ शेयर कर लूँ। उसमें है कि निःशुल्क बिजली का प्रावधान, जैसे सब लोग बोल रहे थे, तो ये 17/10/2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कि सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। 100 यूनिट बिजली जो है वो 10 वर्षों तक परियोजना प्रभावित परिवारों को कैश ट्रांसफ़र की जाएगी। अब लाडा के बारे में है, बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे भ्रांतियाँ थी कि लाडा क्या है, लाडा का पैसा दिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो पंचायत प्रदान करता है, लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए स्थानीय हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर 2011 को LADF लाडा की पॉलिसी, लोकल एरिया डेवलपमेंट पॉलिसी जारी की थी। और उसमें 2 प्रोविज़न हैं, एक तो है परियोजना कमीशनिंग से पूर्व और दूसरा है परियोजना कमीशनिंग के बाद। तो परियोजना कमीशनिंग के पूर्व जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.5% जो है वो परियोजना प्रभावित पंचायतें जो हैं उनमें खर्च किया जाएगा। और उसमें जो है LADC जो है, लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी द्वारा खर्च किया जाता है 1.5%। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे सरकारी विभाग, प्रोजेक्ट डेवलपर और सार्वजनिक प्रतिनिधि और परियोजना प्रभावित संस्थान पंचायतों के प्रधान और उनके नामित सदस्य होते हैं। और ये जो धनराशि है ये कैसे खर्च होगी, किस किस क्षेत्र में कहाँ खर्च होगी, तो उसमें जो 100 मेगावाट से ऊपर हैं उनको 1.5% है, तो उसमें 50% जो है खर्च जो परियोजना का कॉस्ट का है 50% परियोजना प्रभावित पंचायतों में खर्च होगी। और 50% जो बचेगा उसमें से 50% जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड जोन में खर्च होगा। मीन्स जो परियोजना प्रभावित पंचायतें हैं उनकी सीमा से सटी हुई जो भी पंचायत है उसमें खर्च होगा। तो उसमें भी है कि 20% जो है परियोजना प्रभावित पंचायतों में खर्च होगा जिनकी सीमा परियोजना प्रभावित पंचायत की सीमा से लगती है, जो जोन में आती हैं। और 15% जो है परियोजना प्रभावित ब्लॉक में खर्च होगा और 15% जो है परियोजना प्रभावित जिले में खर्च होगा। अब ये तो रही परियोजना प्रभावित परियोजना कमीशनिंग से पूर्व जो लाडा में बताया गया है प्रावधान। अब परियोजना कमीशनिंग के बाद जो बताया गया है इसमें लाडा पॉलिसी में कि परियोजना कमीशनिंग के पश्चात डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के माध्यम से जो परियोजना बिजली 12% फ्री देती है, उसके अलावा 1% बिजली फ्री देती है, और उस बिजली को सेल करके उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सभी परियोजना प्रभावित पंचायतें हैं वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स में बराबर से बांटी जाती है। और ये जो है जो कैश ट्रांसफ़र करना है, जो LADC का जो प्राप्त की गई राशि है 1% फ्री पावर से, वो प्रत्येक वर्ष परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के समस्त परिवारों को LADC के द्वारा कैश ट्रांसफ़र जो है वो की जाती है और संपूर्ण जीवन अवधि तक, परियोजना के चलते रहने तक ये दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज दी जाए कल नहीं, ये जब तक परियोजना चलती रहेगी तब तक ये कैश ट्रांसफ़र
संपूर्ण जीवन अवधि के दौरान प्रदान की जाएगी। और ये डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के थ्रू डीसी के पास जाता है, डीसी साहब इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब लोगों का था फसलों के नुकसान के बारे में, तो मैं बताऊंगी कि फसलों के नुकसान के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11/7/2011 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कि परियोजना के निर्माण के दौरान हुए फसलों की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों के मुआवजे के लिए एक नीति बनाई हुई थी। उसमें है कि इस नीति के तहत परियोजना के निर्माण के दौरान और परियोजना के निर्माण के बाद अगर कोई काम चल रहा है कमीशनिंग के 1 वर्ष पूर्व तक, कमीशनिंग के 1 वर्ष पश्चात तक फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रावधान है, जिसमें मुआवजे का आकलन जो है संबंधित क्षेत्र के जो उपायुक्त हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, वो आकलन करके कमेटी रिपोर्ट देती है उनको, डीसी साहब को, वो अप्रूव करते हैं, तो फिर परियोजना से वो जो उनका कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो जमा करके वो उनको बांटा जाता है। तो ये रही परियोजना। और इसके अलावा ये तो रही जो अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भी अभी तक नीतियाँ जारी की हैं, पर इसके बाद भी अगर समय समय पर कोई नीति या कोई नियम आते हैं तो उसके अनुसार ये जो है R&R प्लान या जो भी सुविधाएं होंगी वो प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। मैम एक सवाल मेरा। जी बोलिए। मतलब एक्ट में दिया हुआ जो इफेक्टेड में आएगा, अफेक्टेड फैमिली की जो डेफिनेशन है वो भी उस एक्ट में दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अभी दे सकती हूँ एक्ट की वो फोटोकॉपी, या फ़ोटो खींच लीजिए, वो आपके काम आ जाएगी एक्ट से। और हिंदी की चाहिए तो हिंदी की भी आपको नेट पे भी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक्ट जो है ये भारत सरकार का है। जितना हम बंधे हैं या आप बंधे हैं उतना ही सब बंधे हैं, क्योंकि इससे आगे मुझे मालूम है कि इसमें जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड है, हाँ अफेक्टेड खास करके फैमिली है जिसकी जमीन ली जाती है, उसमें दिया हुआ खास है, करके उसमें वही लोग पूरा हैं, बाकी का नहीं है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली की जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है वो डेफिनेशन बिल्कुल जो क्लियर बाकी है। के होंगे वो नहीं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली की डेफिनेशन ये जो जिसमें दिया हुआ है ये R&R बेनिफिट के लिए दिया हुआ है, और R&R बेनिफिट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा या उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल जो एक्ट कहे। धन्यवाद। तो आज की ये जन सुनवाई का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और कुछ दिन बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो आप सभी लोगों को इंटीमेट किया जाएगा, और वो SDM ऑफिस में आप कृपया आए और देखेंगे हम कि क्या जो हमारे बहुत सारे सुझाव है, ऑब्जेक्शन है, क्या इनकॉर्पोरेट हुए कि नहीं हुए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।